कभी कभी कुछ कहानियां होती हैं ना, जो बहुत शोर नहीं करती, बस धीरे धीरे दिल में उतर जाती हैं और एक एक अजीब सी कसक छोड़ जाती हैं। भगवती चरण वर्मा का उपन्यास अपने खिलौने बिल्कुल वैसी ही एक कहानी है। सही कहा। इसे पढ़कर लगता है जैसे मासूमियत खोने के दर्द को किसी ने बहुत नरमी से शब्दों में ढाल दिया हो। और ये एहसास इतना सच्चा इसलिए लगता है क्योंकि लेखक ने इसे एक बहुत ही साधारण सी घटना से जोड़ा है, अपने सबसे प्यारे खिलौने का खो जाना। बिल्कुल। तो आज की हमारी ये चर्चा इसी कहानी पर है। कहानी का कैनवस बहुत बड़ा नहीं है, पर जो भावनाएं हैं वो बहुत गहरी हैं। तो चलिए किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी का जो केंद्र है वो है बिट्टू। बिट्टो, एक 7-8 साल का बच्चा। हाँ, एक बहुत ही प्यारा गोल मटोल सा लड़का जिसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया है। उस दुनिया में उसकी माँ है, एक गरीब विधवा जो मजदूरी करके उसे पालती है। फिर हैं बाबूजी जो माँ के मालिक हैं, एक अमीर सेठ, और बिट्टू की एक दोस्त है चंदा। और इन सबसे बढ़कर बिट्टो की दुनिया का सबसे अहम हिस्सा, उसका टूटा फूटा लकड़ी का घोड़ा, जिसे वो राजा बुलाता है। ये नाम ही अपने आप में कितना कुछ कहता है। वो सिर्फ एक खिलौना नहीं, वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है। बिल्कुल। तो आज हम बिट्टो और उसके राजा की सीधी साधी लेकिन गहरी कहानी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपना होने का मतलब क्या होता है, और जब वो अपनी चीज खो जाती है तो इंसान असल में क्या खो देता है। तो कहानी की शुरुआत में बिट्टो की दुनिया कितनी छोटी और कितनी मुकम्मल लगती है ना? बिल्कुल। गांव का एक छोटा सा कच्चा घर, बस माँ बेटा। माँ दिन भर सेठ की हवेली में काम करती है और बिट्टू अपने राजा को लेकर गांव के गलियों में घूमता रहता है। हाँ, उसकी अपनी एक कल्पना की दुनिया है। वो अपने राजा से बातें करता है जैसे वो कोई लकड़ी का टुकड़ा ना हो, बल्कि एक जीता जागता साथी हो। उपन्यास में एक जगह वो कहता भी है, राजा आज हम जंगल जाएंगे, वहां शेर से लड़ेंगे, फिर शाम को माँ को लेने जाएंगे। हाँ, ये 3 लाइनें उसकी पूरी जिंदगी का सार हैं। मतलब बहादुरी का खेल और दिन के आखिर में माँ के पास लौट आने की सुरक्षा। और माँ के साथ उसका जो रिश्ता है वो बहुत मजबूत है। माँ जब शाम को थक कर लौटती है तो बिट्टू दौड़कर उससे लिपट जाता है। वो एक पल शायद दोनों की सारी थकान, सारी परेशानियां भुला देता है। सही बात है। लेकिन उस मुकम्मल दुनिया में भी कहीं ना कहीं खालीपन है। हाँ, जो एक रात बिट्टो के एक सवाल से सामने आता है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ हमारा पापा कब आएगा? और ये वो पल है जहाँ कहानी में पहली दरार दिखती है। माँ इस सवाल पर एकदम खामोश हो जाती है। उसके पास कोई जवाब ही नहीं है। वो बस टाल देती है, जल्दी आएगा बेटा, सो जा। वो चुप्पी सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, वो उसकी बेबसी है, उसका अकेलापन और भविष्य को लेकर एक अनजाना सा डर। और शायद इसी बेबसी ने, इसी डर ने उसे एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर किया जिसने बिट्टो की पूरी दुनिया ही बदल दी। हाँ, यहीं से कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। एक दिन सेठ जी, मतलब बाबूजी, माँ को एक प्रस्ताव देते हैं। अच्छा। वो कहते हैं कि तुम दिन के साथ साथ रात में भी यहीं हवेली में रह के काम कर लिया करो, बच्चों की देखभाल के लिए। और बदले में ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ, एक माँ के लिए जो अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहती है, ये एक बहुत बड़ा मौका था। उसे लगा होगा कि इन पैसों से वो बिट्टो को एक अच्छी जिंदगी दे पाएगी। वो मान गई। शायद उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस फैसले की कीमत क्या होगी। एक वयस्क के नजरिए से सोचें तो ये एक प्रैक्टिकल फैसला था, लेकिन एक बच्चे के नजरिए से ये उसकी दुनिया का उजाड़ना था। अब माँ रात में घर नहीं आती थी। बिट्टो उस छोटे से घर में अकेला रह जाता था। उस पहली रात का जिक्र बहुत मार्मिक है। बिट्टू अपने लकड़ी के घोड़े राजा को सीने से चिपका कर सोता है और उससे पूछता है, राजा माँ कब आएगी? ओफ, ये बहुत दर्दनाक है। अब उसका साथी सिर्फ राजा था। वो घोड़ा अब सिर्फ खिलौना नहीं रहा, वो माँ की गैर मौजूदगी में एक सुरक्षा का एहसास बन गया था। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक रात की बात नहीं थी। धीरे धीरे माँ का ज्यादातर वक्त हवेली में ही गुजरने लगा। बिट्टो के लिए माँ अब एक इंतजार बन गई थी। हाँ, वो भावनात्मक दूरी जो उस रात शुरू हुई वो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी दुनिया का जो केंद्र था, उसकी माँ, वो अब धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। और कहते हैं ना, जब एक केंद्र हटता है तो कोई दूसरा उसकी जगह लेने की कोशिश करता है। सही। बिट्टो की जिंदगी में भी एक नया केंद्र बनाने की कोशिश हुई, और वो भी एक खिलौने के रूप में। ये कहानी का दूसरा बड़ा पड़ाव है। हाँ, एक दिन सेठ जी की नजर बिट्टो पर पड़ती है। उन्हें उस पर प्यार आता है और वो उसे हवेली बुलाते हैं। वो उसे गोद में बिठाते हैं और उसे एक नया खिलौना देते हैं। हाँ, एक नया चमकता हुआ लोहे का घोड़ा। वो बहुत सुंदर और महंगा खिलौना था,
वैसा खिलौना जो बिट्टो ने कभी सपने में भी नहीं देखा था। यहाँ पर लेखक ने इन दो खिलौनों के जरिए जो प्रतीक खड़ा किया है वो कमाल का है। एक तरफ टूटा फूटा हाथ से बना लकड़ी का राजा जो उसका अपना है, दूसरी तरफ फैक्ट्री में बना चमकदार महंगा घोड़ा जो किसी की दया में या प्यार में मिला है। और बिट्टो का रिएक्शन देखिए। हाँ, वो नया खिलौना देखकर बहुत खुश होता है, एक बच्चे की तरह चहक उठता है। लेकिन उसका पहला काम क्या होता है? वो फौरन अपने पुराने लकड़ी के राजा को अपनी जेब में छुपा लेता है। ये एक बहुत ही क्या कहते हैं, मनोवैज्ञानिक क्षण है। वो अपनी पुरानी दुनिया को, अपनी असली पहचान को इस नई चकाचौंध में खोना नहीं चाहता। वो उसे कसकर पकड़ लेना चाहता है। ये ऐसा है जैसे वो कह रहा हो, ये नया वाला खेलने के लिए अच्छा है, पर मेरा साथी तो यही पुराना वाला ही है। और अब उसकी जिंदगी बदलनी शुरू होती है। हवेली में अच्छा खाना, नए कपड़े। बाबूजी उसे गोद में लेकर कहते हैं, तू तो मेरा बेटा है। एक बच्चा जिसने कभी पिता का प्यार नहीं देखा, उसके लिए ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। उसे ये सब अच्छा लगता है, लेकिन उसके मन में एक उलझन भी है। और वो उलझन एक सवाल के रूप में बाहर आती है। वो अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या बाबूजी हमारे पापा हैं? और माँ का जवाब? वो फिर से चुप हो जाती है। हाँ, और फिर बहुत धीरे से कहती है, हाँ बेटा, शायद। ये शायद शब्द, इसमें इतना वजन है। इसमें एक माँ की मजबूरी है, समाज का डर है, और शायद अपने फैसले को लेकर एक अपराध बोध भी। वो खुद भी नहीं जानती कि इस रिश्ते का सच क्या है, और वो शायद बिट्टू के लिए कोई जवाब नहीं था, बल्कि एक और बड़ा सवाल था। तो अब बिट्टू के पास 2 खिलौने थे, 2 घर थे, और शायद 2 बाप भी। वो एक ऐसी दुनिया में था जहां उसे चीजें तो मिल रही थीं, लेकिन रिश्तों की परिभाषा धुंधली होती जा रही थी। और इस सब के बीच वो कुछ ऐसा खोने वाला था जो इन सब से ज्यादा कीमती था। हाँ, वो अपनी पुरानी दुनिया का आखिरी सबूत जो उसने अपनी जेब में छिपा रखा था। और फिर वही होता है जिसका डर था। उसका राजा खो जाता है। और उसका खोना किसी आम खिलौने का खोना नहीं है। नहीं, बिट्टो जैसे पागल हो जाता है। वो चीखता है, रोता है, पूरे गांव में हर गली, हर कूचे में उसे ढूंढता है। घर में वो नया चमकदार घोड़ा वैसे का वैसा पड़ा है, कोई भी बच्चा उसके लिए ललचा जाए, पर बिट्टो उसे छूता तक नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा सिर्फ एक खिलौना था ही नहीं, वो बिट्टो के अपनेपन का एहसास था। उसकी एकमात्र अपनी चीज। हाँ, उसकी पहचान का हिस्सा था। वो उसकी माँ की सुनाई कहानियों का साथी था, उसके अकेलेपन का गवाह था। नया घोड़ा तो बाबूजी का दिया हुआ था, वो एक तोहफा था, एक वस्तु थी। लेकिन राजा बिट्टो का अपना था। उसका खोना असल में बिट्टो की अपनी दुनिया का, उसकी आजादी के एक टुकड़े का खो जाना था। बिल्कुल। भावनात्मक जुड़ाव की जगह कोई भौतिक वस्तु कभी नहीं ले सकती, चाहे वो कितनी भी कीमती क्यों ना हो। और इस सबसे कीमती चीज के खोने के बाद कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है। हाँ, एक दिन माँ उसका हाथ पकड़कर उसे हमेशा के लिए सेठ की हवेली में ले आती है। अब वही उसका घर है। बाहर से देखने पर हर किसी को लगेगा कि बिट्टो की तो किस्मत खुल गई। लेकिन बिट्टो उस बड़े से कमरे में चुपचाप बैठा रहता है। वो उदास है। उसे वो घर, वो खिलौने, कुछ भी अपना नहीं लगता। और इस उपन्यास का पूरा सार, इस पूरी कहानी का दर्द, बिट्टो और उसकी दोस्त चंदा के बीच वो एक छोटे से संवाद में सिमट कर आ जाता है। हाँ, एक दिन जब वो चंदा से मिलता है तो उसके अंदर का सारा दर्द बाहर आ जाता है। वो रोते हुए कहता है, चंदा, मेरे सारे खिलौने अब अपने नहीं लगते, सब बाबूजी के हैं। रुकिए, ये बहुत जरूरी लाइन है। सब बाबूजी के हैं। हाँ, उसे एहसास हो गया है कि ये सब चीजें उसकी नहीं है, ये उसे दी गई हैं, ये एक सौदा है। बिल्कुल। और फिर वो इससे भी बड़ी और दर्दनाक बात कहता है, माँ भी अब बाबूजी की है। उफ। सोचिए, एक 8 साल का बच्चा ये महसूस कर रहा है कि उसकी माँ भी अब सिर्फ उसकी नहीं रही। जिस माँ के इर्द गिर्द उसकी पूरी दुनिया घूमती थी, अब उस पर भी किसी और का हक हो गया है। मगर वो आखिरी लाइन कहता है, मेरा अपना तो सिर्फ राजा था, वो भी खो गया। इन चंद लाइनों में उसने अपनी पूरी कहानी कह दी। सब कुछ पाकर भी अपना सब कुछ खो दिया था। हाँ, अपनेपन का वो एहसास ही खो गया था। और ऐसे में चंदा जो करती है, वो दोस्ती की एक मिसाल है। वो कुछ कहती नहीं, बस अपनी गुड़िया जो शायद उसकी सबसे कीमती चीज थी, वो बिट्टो को दे देती है। वो उसे कुछ ऐसा देना चाहती है जो दिया हुआ ना लगे, बल्कि अपना लगे। और उपन्यास में लिखा है कि बिट्टो उस गुड़िया को लेकर रोता तो है, पर सालों बाद पहली बार मुस्कुराता भी है। शायद उस एक पल के लिए उसे वो अपनापन का एहसास वापस मिल जाता है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है।
कोई बड़ा क्लाइमैक्स नहीं, कोई समाधान नहीं, बस बिट्टो की आंखों में एक सवाल छूट जाता है। हाँ, लेखक आखिरी पंक्तियों में लिखते हैं, बड़े होकर बिट्टो ने बहुत कुछ पा लिया, पर जो उसने बचपन में खोया था वो कभी वापस नहीं आया, क्योंकि अपने खिलौने सिर्फ बचपन में ही अपने होते हैं। इस कहानी को खत्म करने के बाद रोना नहीं आता, बस गला रूंझ जाता है। मन में बहुत देर तक बिट्टो के उस लकड़ी के घोड़े की तस्वीर घूमती रहती है। सही कहा, वो घोड़ा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं, वो बिट्टो के बचपन का, उसकी मासूमियत का प्रतीक बन जाता है जो कहीं खो गया। ये कहानी खिलौने के खोने से शुरू होती है, पर असल में ये अपनेपन के एहसास के खोने की कहानी है। उस दुनिया के खो जाने की कहानी है जो कभी सिर्फ हमारी हुआ करती थी, जहाँ चीजें कीमती नहीं होती थीं पर अपनी होती थीं। ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है कि क्या भौतिक सुरक्षा और भावनात्मक अपनेपन के बीच कोई संतुलन हो सकता है? बिट्टो को सुरक्षा मिली, भविष्य मिला, लेकिन उसने वो खो दिया जो शायद सबसे जरूरी था। और ये कहानी ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। हम सब बड़े होते हैं, जिम्मेदारियां आती हैं, हम बहुत कुछ हासिल करते हैं, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में क्या हम भी अपना कोई राजा पीछे छोड़ आते हैं? क्या बड़े होने की कीमत अक्सर बचपन के किसी ऐसी ही अपनी चीज को खोकर चुकाई जाती है?